हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक एक लाइन जो भी है उसको देखिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कलेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको हर एक पॉइंट्स को सीरियसली पढ़ना है आपको और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और इसीलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप लोग भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस विज़न को लेकर के आप निकले हैं उस विज़न को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और इतना बेहतरीन मेहनत कीजिए कि आप जो है बेहतरीन पोस्ट पे पहुँचे, और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आप लोग भी अपना 100% एफर्ट दीजिए ताकि कुछ बेहतर हो और इस मेहनत का कोई फल मिले। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो आपका लेसन है ये है भारत की परंपरागत युद्ध कलाएँ एवं खेल, यानी कि भारत में कौन कौन से परंपरागत युद्ध हैं और खेल हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। आज आपको बहुत सारे नए पॉइंट जानने को मिलेंगे कि भारत में कितने जो है परंपरागत युद्ध यानी कि जो भी आपके डांस किए जाते हैं या जो आपका एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें युद्ध होता है, मार्शल आर्ट होता है। और मार्शल आर्ट आप जानते हैं ये किसी के ऊपर आक्रमण के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। तो आपको जानना है कि भारत के कौन कौन से राज्य में कौन सा मार्शल आर्ट होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हमारे जो पुराने टाइम से लेकर के अभी तक के जो खेल हैं हम उन्हें भी देखेंगे, इसलिए आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज हम भारत में परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल का। आज आपका जो पहला हेडिंग है ये है भारत में युद्ध कला। भारत में युद्ध कला, मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। विज्ञान इसलिए क्योंकि इसके नियम निश्चित हैं और कला इसलिए कि इसमें कौशल की अभिव्यक्ति होती है। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। विज्ञान क्यों? क्योंकि इसमें एक नियम है और उस नियम के विरुद्ध जाकर के आप उसको नहीं सीख सकते। यानी कि अगर आपको मार्शल आर्ट सीखना है तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, आपको उसको फॉलो करना होगा। इसीलिए आपका जो मार्शल आर्ट जो आपका मतलब मार्शल आर्ट है यानी कि जो आपका युद्ध कौशल है इसमें नियम है, और जिसमें नियम होता है और नियम से होता है उसी को साइंस कहते हैं। और इसको कला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको करने के लिए आपको अभिव्यक्ति भी करनी होगी। बिना अभिव्यक्ति के आप उसको लोगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप किसी को अपनी अभिव्यक्ति के बिना कोई भी चीज़ नहीं समझा सकते। इसलिए इसमें अभिव्यक्ति और नियम कानून दोनों पाए जाते हैं और इसी वजह से इसको साइंस यानी कि विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। तो ये आपका मार्शल आर्ट जो है या युद्ध कला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद रखेंगे किसे कहते हैं। पहला जो मार्शल आर्ट ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला जो आपका मार्शल आर्ट है ये है कलारीपयट्टू, और ये जो है ये केरल का है। पहला पॉइंट तो ये याद होना चाहिए कि ये केरल का मार्शल आर्ट है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राचीन समय में युद्ध शैली अगस्त्य ऋषि एवं भगवान परशुराम द्वारा सिखाई जाती थी। इस रूप में केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू को विश्व में मार्शल आर्ट का सर्वाधिक प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक रूप माना जाता है। अगर क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक स्वरूप किस मार्शल आर्ट को माना जाता है जो अपने स्वरूप के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये कलारीपयट्टू है। और ये कहाँ का है? ये केरल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। और भारत में जो मार्शल आर्ट है या युद्ध शैली है ये किन ऋषियों से जुड़ा है? तो आपके अगस्त्य ऋषि हैं और आपके परशुराम हैं। दोनों लोगों को मार्शल आर्ट से ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट्स है इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 16 नवंबर 2016 को छठे भारत चीन संयुक्त परीक्षण अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया। इस संयुक्त परीक्षण अभ्यास में प्राचीन युद्ध कला कलारीपयट्टू को भी शामिल किया गया था। यानी कि ये जो प्रशिक्षण हो रहा था भारत और चीन के बीच 2016 में, इसमें कलारीपयट्टू को भी शामिल किया गया है जो कि केरल का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है सिलाम्बम। सिलाम्बम कहाँ का आपका मार्शल आर्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तमिलनाडु की प्राचीन युद्ध कला है। प्राचीन काल में सिलाम्बम एक प्रकार की जो है आयुध कला थी जिसकी रोम एवं यूनान में काफ़ी मांग थी। माना जाता है कि पांड्य शासकों ने इस कला को प्रश्रय दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से राजाओं ने प्रश्रय दिया है? पांड्य शासकों ने। और आप जानते हैं जो पांड्य शासक है तमिलनाडु में ही शासन किया करते थे, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के ही शासक हैं आपके जो पांड्य शासक हैं, और इन्होंने जो है प्रश्रय दिया है सिलाम्बम।
यानी कि प्राचीन काल में जो सिलाम्बम है एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्ट था। मार्शल आर्ट मीन्स कि अपने आप को अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप उससे कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे खुद को सुरक्षित करेंगे, कैसे उसका प्रतिरोध करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, इसी को मार्शल आर्ट कहा जाता है। और हमारे भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु का जो मार्शल आर्ट है ये सिलाम्बम है, जिसको पांड्य शासकों ने भी संरक्षण दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। इस कला को प्रश्रय दिया है पांड्यों ने, इसका उल्लेख तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में भी मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल ने लिखा है और इसमें इस मार्शल आर्ट का भी उल्लेख किया गया है। तो कभी क्वेश्चन बने कि शिल्पाधिकारम में कौन से मार्शल आर्ट के बारे में हमें जानने को मिलता है, तो सिलाम्बम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल यानी कि बहादुरी वाला खेल, और बहादुरी वाला खेल मीन्स मार्शल आर्ट। तो कहाँ का है ये? मर्दानी महाराष्ट्र का परंपरागत युद्ध कौशल है जिसका विकास 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ है, यानी कि मध्यकाल में, मध्य भारतीय इतिहास के टाइम में मर्दानी मार्शल आर्ट का विकास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। तो हमने 3 राज्य पढ़ा, केरल कलारिपयट्टू, तमिलनाडु का सिलाम्बम, महाराष्ट्र का मर्दानी। तीनों मार्शल आर्ट 3 अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है ये है थांगटा और सारित साराक। थांगटा एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। मैंने इसके पहले की क्लास में भी कहा था कि अगर ऑप्शन में मणिपुर नहीं है तो आप सिक्किम को करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका सही आंसर है ये मणिपुर का है। आपको मैंने बताया भी था कि जो मणिपुरी आपका नृत्य है इसी के जो पार्ट हैं वो थांगटा है, इसी का रासलीला है और इसी का आपका जो है 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, उसको याद रखेंगे। सात्रिया जो है ये असम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मणिपुरी है इसी का पार्ट है आपका थांगटा, जो कि एक मार्शल आर्ट है। तो कभी क्वेश्चन में अगर बने कि थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है और ऑप्शन में दिया हो कि मणिपुर, असम, सिक्किम, मिजोरम, तो आप मणिपुर को सही करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में मणिपुर नहीं है, कोई अन्य राज्य दिए हैं, तो आप सिक्किम को सही करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में मणिपुर है तो मणिपुर ही सही होगा। और अगर कहीं पे मिला के दिया हो कि थांगटा जो है ये सिक्किम का मार्शल आर्ट है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि है मणिपुर का, लेकिन इसका स्वरूप देखने को मिलता है सिक्किम में भी। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, एक तो होता है आपका गणपति महोत्सव और एक आपका होता है शिवाजी महोत्सव। ये दोनों महोत्सव आपके महाराष्ट्र के हैं, जिसको तिलक ने शुरू किया था। ये एग्जाम में बार बार आता है। लेकिन ये महोत्सव हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी मनाया जाता है, लेकिन है कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो क्वेश्चन बने कि कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का, लेकिन मनाया कहाँ जाता है? लगभग पूरे भारत में। ऐसे ही है तो मणिपुर का, लेकिन इसका जो असर है ये आपका सिक्किम में भी देखने को मिलता है। तो अगर कभी एग्जैक्ट पूछे तो मणिपुर ही करना है। अगर ये कहे कि ये सिक्किम का मार्शल आर्ट है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन में अगर मणिपुर नहीं है तभी सिक्किम करेंगे, अन्यथा आपका मणिपुर होगा। तो ये याद रखेंगे, थांगटा या सारित सारक ये मणिपुर की प्राचीन युद्ध कलाएं हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं और वे तलवार का इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर की थांगटा युद्ध कला मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट है और इसको हुएन लल्लोंग का ही परिष्कृत रूप है। यानी कि एक और भी मार्शल आर्ट था, इसका ही परिष्कृत रूप है आपका थांगटा, और ये नाम क्या है? हुएन लल्लिन। याद रखेंगे बच्चों, ये आपका लल्लोंग, ये इसका परिष्कृत रूप आपका थांगटा है। आगे है तथा इसका जो प्रचलन है मणिपुर के मैती, याद रखेंगे मैती समुदाय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैती समुदाय कहाँ का है? मणिपुर का है। हालांकि ये मिजोरम में भी देखने को मिलते हैं, अन्य राज्यों में भी मिलते हैं, लेकिन जो मैती समुदाय है मणिपुर की, इसी में सबसे ज़्यादा जो थांगटा है ये मार्शल आर्ट देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में आ जाए कि मैती समुदाय में कौन सा मार्शल आर्ट देखने को मिलता है, तो थांगटा मिलता है। थांगटा किस राज्य का है? मणिपुर का है, और मणिपुरी जो आपका नृत्य है उसी का एक पार्ट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ठोडा, यह हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। ठोडा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का युद्ध कला है, मार्शल आर्ट है, जिसका उद्गम कुल्लू में हुआ है। कुल्लू घाटी आप जानते हैं, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश के बहुत फेमस स्थल है, यहीं से इसका उद्भव हुआ है। हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे ठोडा। नेक्स्ट है मुष्टि युद्ध कला,
इस युद्ध कला में प्रयुक्त संस्कृत शब्द मुष्टि का शाब्दिक अर्थ है मुट्ठी, यानी कि जिसमें मुट्ठी बांध करके लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं, जिसमें किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता, इसी को कहते हैं मुष्टि कला। याद रखेंगे बच्चों, ये भी एक युद्ध कला है जिसमें लोग हाथ का उपयोग करके ही एक दूसरे को घायल करते हैं, जैसे कि कुश्ती वगैरह में होता है। नेक्स्ट है आपका पारिकदा। पारिकदा ये क्या है? पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रचलित इस युद्ध कला में तलवार और ढाल का प्रयोग होता है, यानी कि आपके पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मार्शल आर्ट का प्रचलन था और उसका नाम क्या है? पारिकदा। पारिकदा जो है ये पश्चिम बंगाल और बिहार का मार्शल आर्ट है। आपको ये नहीं पता होगा कि बिहार का भी कोई मार्शल आर्ट है, तब याद रखेंगे पारिकदा जो है ये पश्चिम बंगाल और बिहार का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है बच्चों काथी सामू। काथी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का एक प्राचीन युद्ध कला कौशल है काथी सामू। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। कभी अगर बहुत डीप जाएंगे तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पांड्य राजाओं ने किसको संरक्षण दिया, या 2016 का जो चीन का और भारत का परीक्षण हो रहा था उसमें कौन से मार्शल आर्ट को शामिल किया गया, या भारत का सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट कौन सा है। कभी जब बहुत डीप क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है बच्चों गतका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है आईएएस के। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? पंजाब का है। कौन से लोग करते हैं? निहंग समुदाय के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौशल है गतका। पंजाब में काफ़ी प्रचलित है। यह 2 या 4 की टोलियों में खेला जाता है, यानी कि 2 या 4 की जो टोली है वो आपस में गतका मार्शल आर्ट को खेलते हैं। कहाँ का है? पंजाब राज्य का है। नेक्स्ट है बच्चों पाइका अखाड़ा। पाइका अखाड़ा कहाँ का है? ओडिशा का है। आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों का अलग अलग मार्शल आर्ट है। पाइका अखाड़ा कहाँ का है? ओडिशा का है। इसमें योद्धा पगड़ी, शिरस्त्राणी तथा हाथ एवं छाती में लोहे का कवच धारण करते हैं। आप देखते हैं कि इसमें जो योद्धा होता है वो पगड़ी भी धारण करता है, शिरस्त्राणी मीन्स होता है हेलमेट भी धारण करता है, और शरीर में आप देखेंगे कि हाथ में और चेस्ट पर लोहे का कवच धारण करता है ताकि उसे कोई घायल न कर पाए। बिल्कुल योद्धा का स्वरूप धारण करके ये लोग मार्शल आर्ट पाइका अखाड़ा करते हैं, जो कि आपके उड़ीसा का है। नेक्स्ट है आपका जो हेडिंग है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो ये आपके महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट हैं बच्चों, अलग अलग स्टेट के हैं, जिसमें केरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये आपके दक्षिण के हैं। उत्तर में आएंगे तो मणिपुर का, बिहार और पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा पंजाब। मुश्किल से आपके 8 से 10 मार्शल आर्ट हैं जो कि बहुत आसान है। हर एक स्टेट से कोरिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस आंख बंद करके सोचिएगा कि जो कलारपेटू है किस राज्य का है, सिलाम्बम किस राज्य का है, मर्दानी किस राज्य का है, गतका किस राज्य का है, थांगटा किस राज्य का है। इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं रटना होगा और आप बहुत आसानी से इसको सही कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं नया पॉइंट बच्चों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ये एग्जाम में आता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कब बना था? तो वर्ष 1982 में, याद रखेंगे डेट, वर्ष 1982 में स्थापना हुआ था खेल विभाग के रूप में, जो आपका युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय है। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। उसी समय देश में 9वें एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा था। इसके बाद वर्ष 1985 यानी कि लगभग 3 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के मौके पर इस विभाग का नाम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग या खेल कल्याण विभाग कर दिया गया। यानी कि जो आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय था, ये युवा कार्यक्रम एवं खेल कल्याण विभाग हो गया। इसका नाम बदल दिया गया है। कब बदला गया है ये भी याद रखेंगे, 1985 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 82 में बना है, 85 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। आगे है भारतीय खेल प्राधिकरण। यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक विभाग है। याद रखेंगे युवा जो है आपका कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक विभाग है। ये भी आपको पॉइंट्स याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर के जो खेल संस्थान है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खेल संस्थान हैं, वो अलग अलग राज्यों में हैं, इनका मुख्यालय अलग अलग स्टेट में है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जो मंत्रालय है वो कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान, ये पटियाला
पटियाला आप जानते हैं कहाँ का है, पंजाब का है, याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ पे है, पंजाब में या पटियाला में है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। आपको पता है तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है। तो ये आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल में है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, मंत्रालय पूछे तो केरल, संस्थान पूछे तो ग्वालियर, ग्वालियर आप जानते हैं एमपी में है। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका खेल शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाले अन्य संस्थान, कुछ अन्य संस्थान हैं जो खेल शिक्षा और प्रशिक्षण का काम करते हैं। इसमें पहला है इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी जो आपका शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान है, ये नई दिल्ली में है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोही एवं संबंधित खेल संस्थान, मनाली में है। पर्वतारोही से पता चल रहा होगा कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में होगा, तो कहाँ पे है, मनाली। मनाली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अटल बिहारी से जो संबंधित है ये मनाली में है। इंदिरा गांधी का जो है ये आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान पणजी गोवा में है। जल क्रीड़ा जो संस्थान है ये कहाँ पे है, गोवा की राजधानी पणजी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये कहाँ पे है, कोलकाता में है। एक आपने देखा था ये पटियाला में है, ये जो आपका नेताजी सुभाष खेल संस्थान है ये पटियाला में है। और आपका जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है कोलकाता में। जब राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाएगा तो कोलकाता का हो जाएगा, अगर राष्ट्रीय शब्द नहीं है तो ये पटियाला का हो जाएगा। ये आप ट्रिक बना करके याद करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा जो संस्थान है वो या सरकार कौन सा पुरस्कार देती है और किस खेल से संबंधित है ये। तो पहला है सरकार द्वारा स्थापित खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है। राजीव गांधी खेल रत्न यह पुरस्कार खेल में अद्वितीय प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। यह सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ है। याद रखेंगे कभी बन जाए कि जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया है, 91-92 में शुरू किया गया है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। और ये सर्वोच्च जो है पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है, उनके सर्वोच्च या बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्ष, ये याद रखेंगे बच्चों, 4 वर्ष, यहाँ पे कभी ऑप्शन में 5 और 6 भी मिल सकता है। एग्जैक्ट आपका 4 वर्ष याद होना चाहिए कि जो खिलाड़ी है उसने पिछले 4 वर्षों में जो प्रदर्शन किया है, अगर उसने पिछले 4 वर्षों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है तब उसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। यानी कि एक वर्ष के प्रदर्शन के लिए नहीं होता बल्कि लगातार 4 वर्षों के प्रदर्शन को देखा जाता है। और जो खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कभी क्वेश्चन बने कि खेल में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी है। कब शुरू हुआ, 1991-92 में हुआ। कितने वर्षों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखा जाता है, 4 इयर्स। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यानी कि हर वर्ष प्रदान किया जाता है। पिछले 4 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर जिस भी खिलाड़ी का पूरा होता है उसको हर वर्ष ये दिया जाता है, यानी कि हर वर्ष किसी न किसी को मिलता है उनके पिछले 4 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पे। नेक्स्ट है बच्चों द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों तथा कोच को दिया जाता है जिनके प्रयासों तथा अथक मेहनत की वजह से कोई खिलाड़ी अपना अथवा टीम किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करती है। इसकी शुरुआत 1985 में किया गया। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ऐसा गुरु या ऐसा कोच जो किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को या किसी टीम को प्रशिक्षित करके बेहतरीन प्रदर्शन में उसकी मदद करता है, या जिस गुरु की वजह से उनका टीम या कोई जो है उनका शिष्य या जिसको वो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, तो उस गुरु को उसके अथक और जो है बेहतरीन मेहनत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब हुआ है, 1985 में। तभी कभी क्वेश्चन बने कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसको दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है।
यह जो प्रशिक्षण करता है कब से शुरू हुआ है? 1985 से शुरू हुआ है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार, तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो लगातार 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहा हो। यानी कि ये भी कितने वर्षों का है? 4 वर्षों के परफॉर्मेंस पे ये मिलता है। और कैसा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये नहीं कि राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, यानी कि जब वो अपने देश के बाहर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा होगा और ये 4 वर्षों का उसका अच्छा रिकॉर्ड होगा, तब उसको दिया जाएगा ये पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। आपका अर्जुन और राजीव दोनों में देख रहे हैं काफ़ी जो है लगभग समानताएं हैं। इसमें भी 4 वर्ष का है और इसमें भी 4 वर्ष का है। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय को लिया जाएगा और उसमें आपका राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड लिया जाएगा। आगे है बच्चों ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 में किया गया है। ये न्यू है, लेटेस्ट है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के लिए अमूल्य योगदान दिया हो तथा लगातार उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हो। यानी कि कोई भी खिलाड़ी अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो लगातार, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। कब शुरू हुआ है? 2002 में। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा पुरस्कार है जो 2002 में शुरू हुआ है, तो ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो 2002 में शुरू हुआ है और अमूल्य योगदान के लिए किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। मुख्यतः यह उन विद्यालयों को दिया जाता है जिन्होंने पूरे वर्ष के दौरान खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुई थी। यानी कि जो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये किसको दिया जाता है? किसी खिलाड़ी को या कोच को नहीं दिया जाता, बल्कि विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और कौन से विश्वविद्यालय को? ऐसे विश्वविद्यालय जो खेल और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यानी कि वो अपने यहाँ जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन कर रहे होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ऐसे विद्यालयों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा पुरस्कार है जो किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो ये आपका कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। या बन जाए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसको दिया जाता है? तो हो सकता है खिलाड़ी दिया रहे, कोच दिया रहे, संस्थान दिया रहे, विश्वविद्यालय दिया रहे। याद रखेंगे विश्वविद्यालय को दिया जाता है। शुरू कब हुआ? 1957 में। याद रखेंगे ये आपका 1957 या 56-57 की घटना है। 1956-57 में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये क्या है? यह पुरस्कार स्थापित करने का जो लक्ष्य है, ये कारपोरेट जगत को खेलों की ओर आकर्षित करना एवं प्रोत्साहन के लिए आगे लाना है। इसकी शुरुआत 2009 में हुआ है। कारपोरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो भी खेलों से जुड़े और अपना अपना टीम बनाए या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करें या उसमें अपना योगदान दे, ताकि जो खेल है ये इसका प्रोग्रेस हो, जो खिलाड़ी हैं उनको सहयोग मिले। तो जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी खेलों में जो है मनोरंजन इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी खेलों में इंटरेस्ट ले और खेलों को प्रोत्साहन दे, खेलों को बेहतरीन स्तर पर ले जाने में मदद करे। क्योंकि जो उद्योगपति होते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। आप देखते हैं IPL और ऐसे जो खेल होते हैं, इसमें अलग अलग जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं वो पैसा लगा करके अपनी टीम बनाते हैं और उसको आयोजित किया जाता है। तो इस तरह के जो काम है ये कौन करता है? तो किसके तहत होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत, जो शुरू हुआ है 2009 में। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय परंपरागत खेल। कौन कौन से खेल हैं हमारे यहाँ जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ परंपराओं में हैं और आज भी पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस खेल हैं वो है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। और उसमें से आप देखते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह जो है ये इंडियन खेल नहीं है बल्कि विदेशी खेल हैं, यानी कि विदेशों से आए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इनका आज प्रचलन हो गया है भारत में कि सभी लोगों का सबसे ज़्यादा जो रुझान होता है, जो आकर्षण होता है ऐसे खेलों से की तरफ है जो विदेशों से आए हैं, जो बाहर से आए हैं, यानी कि वो इंडियन नहीं है। तो
तो ऐसे में हमारे जो परंपरागत खेल हैं जो हम पुराने टाइम से खेलते आ रहे थे उनको कैसे संरक्षण मिले, उनको कैसे आगे लाया जाए। तो इसके लिए सरकार काम करती है कि जो हमारी परंपरागत खेल हैं उनको भी आगे लाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, उनको भी विश्व स्तर पर एक सम्मान मिले, एक प्रसिद्धि मिले। इसी बात को ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है। क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन भारतीय परंपरागत खेल। इन खेलों में शतरंज, तीरंदाजी, कुश्ती प्रमुख है। यानी कि जो हमारे परंपरागत खेल हैं, यानी कि जो भारत में लगभग जिनका उद्भव हुआ, जैसे कि शतरंज, जिसका साक्ष्य आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है, और आपने जो है इसके बारे में वैदिक काल में भी पढ़ा है, और इसके अलावा आपने देखा महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो शतरंज भारत में ही उद्भव हुआ इसका, और ये हमारा परंपरागत खेल है, लॉन्ग टाइम से हमारे यहाँ खेला जाता है। इसके अलावा कुश्ती भी भारतीय जो है परंपरागत आपका खेल है, और साथ ही आपका जो है तीरंदाजी भी भारत में ही काफ़ी प्रचलित है और बहुत पुराने टाइम से ये भारत में देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन देना, विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि मिले और भारत में इसकी एक पहचान बने, क्योंकि हमारे परंपरागत खेल हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके भारतीय परंपरागत खेल का आयोजन किया जाता है। इसमें गिल्ली डंडा भी है, कबड्डी भी है, खो खो भी है, क्रीप भी है और लामजेई आदि शामिल किए गए। ये सारे आपके परंपरागत खेल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो शतरंज है, तीरंदाजी है और कुश्ती है। इसके अलावा गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, क्रीप और लामजेई, ये सारे खेल आपने बचपन में खेले भी होंगे, और नहीं खेला है तो देखे होंगे। आपके गाँव और आपके जो छोटे कस्बे होते हैं, इस तरह के खेल वहाँ के बच्चे खेला करते हैं, और यही हमारा परंपरागत खेल है। आगे है बच्चों शतरंज। शतरंज में दो खिलाड़ियों के बीच एक खेला जाने वाला एक खेल है, जिसे एक बोर्ड पर खेला जाता है। शतरंज को एक बोर्ड पर खेला जाता है और दो व्यक्ति इसको खेलते हैं। इसमें टोटल 64 खाने होते हैं। 32 जो है वो ब्लैक या अदर कलर का होता है और 32 वाइट कलर का होता है, यानी कि 2 कलर का होता है ये। और इसमें जो है टोटल 64 खाने और 32 का जो है खाना होता है, हाफ हाफ करके। दो व्यक्ति खेलते हैं, एक बोर्ड पे खेला जाता है। वही कह रहा है जिस पर कुल 64 इसमें 64 चौरस खाने होते हैं। इसमें से 32 चौकोर खाने या तो वो काले होंगे या अन्य किसी गहरे रंग के होते हैं, और जो 32 होता है वो वाइट कलर का होता है या अन्य किसी हल्के रंग का होगा। यानी कि जरूरत नहीं कि वो ब्लैक और वाइट ही हो, एक बहुत डार्क कलर होगा और एक बहुत लाइट कलर होगा, तभी वो एक दूसरे से अलग दिखेंगे और उसको लोग खेलने में उपयोग कर पाएंगे। इसलिए ये कलर जो है बनाए गए हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 चौरस और 16 मोहरे होते हैं, यानी कि चौरस और मोहरे 16 होते हैं, तभी वो 32 बनते हैं। तो ये जो है शतरंज का खेल है, जो आपका भारत का परंपरागत खेल है, जिसमें आप देखेंगे भारत के बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं अब वो विश्व स्तर पर महारत हासिल कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रमुख खिलाड़ी। 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? प्रमुख खिलाड़ी हैं शतरंज के। इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन में जीत हासिल की है शतरंज के खेल में। इसके अतिरिक्त मीर सुल्तान भी हैं जो शतरंज खिलाड़ी हैं, मीर सुल्तान खां, और कोनेरू हम्पी भी हैं, और विजया लक्ष्मी भी हैं, जिनको विजया लक्ष्मी सुब्बारायन कहा जाता है, तानिया भी हैं और सचदेव हैं। ये महत्वपूर्ण शतरंज के भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर शतरंज को प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट है बच्चों तीरंदाजी। किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष की सहायता से बाण या तीर चलाने की जो कला है, इसी को तीरंदाजी कहा जाता है। आप जानते हैं तीरंदाजी में क्या होता है, एक तीर होता है, एक बाण होता है, तीर को बाण में फंसा करके फिर हम इसको चलाते हैं, इसी को हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। और आप देखते हैं ये हमारे यहाँ मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पहला प्रक्षेपास्त्र था। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं आपका तीरंदाजी से संबंधित है। इसके अलावा कुश्ती भी है और खो खो भी है, कबड्डी भी है। कबड्डी को ही चेडू गुडू दक्षिण भारत में कहते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कौन से खेल को चेडू गुडू के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है, तो ये कबड्डी है जो कि एक परंपरागत खेल है, इसको दक्षिण भारत में चेडू गुडू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। और खोंखाजेई यह खेल मणिपुर में खेला जाता है, इसे मुकना खानजेई भी कहते हैं। यह खेल आधुनिक हॉकी की तरह है, परंतु इसे नंगे पांव खेलते हैं। यानी कि आधुनिक हॉकी की तरह ये खेल है। कहाँ खेला जाता है? मणिपुर में। क्या नाम है? खोंगखाजेई।
खोंगखा जेई, ये आपका बिल्कुल हॉकी जैसे खेले जाने वाला खेल है, लेकिन ये नंगे पांव खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट है बच्चों मलखंभ, ये एग्जाम में आया है। मलखंभ, इसका उल्लेख 12वीं सदी में चालुक्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। मलखंभ के एक अन्य प्रकार में रस्सियों का प्रयोग होता है। इसमें प्रतिभागी रस्सी की सहायता से लटक कर विभिन्न योग क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा सर्कस वगैरह में जो है 2 खंभे लगाए जाते हैं काफ़ी ऊंचाई पर और फिर रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी पे कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई लड़की या लड़का या जो भी प्रदर्शन करने वाला होता है वो बिना किसी सहारे के, एक डंडे के सहारे से ही चला जाता है अपने आप को बैलेंस करते हुए। तो ऐसा ही मलखंभ है, एक रस्सी बनी होती है या बांधी जाती है और उसी पे लटक करके या उसी के द्वारा विभिन्न तरह के ये लोग जो है अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भिन्न भिन्न तरह के जो ये कला प्रदर्शित किए जाते हैं, ये क्या है? मलखंभ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चालुक्य कालीन ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि चालुक्य कालीन ग्रंथों में कौन से परंपरागत खेल का उल्लेख मिलता है? मलखंभ का मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों मिजो इंचाई। मिजो इंचाई क्या है? मणिपुर की परंपरागत कुश्ती है। मणिपुर की परंपरागत कुश्ती का नाम क्या है? इजो इंचाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिजो इंचाई लिखा है। तो मिजो से आप कंफ्यूज होकर के मिजोरम मत कीजिएगा, मणिपुर का है ये, इसमें आप फंस सकते हैं। मिजो देख करके मिजोरम कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मिजो इंचाई जो है कुश्ती है और ये कहाँ का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट है बच्चों होले तसे। होले तसो डुकानाराम, अजीब सा नाम है, होले तसो डुकानाराम। यह अरुणाचल प्रदेश का खेल है। काफ़ी लंबा नाम है और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। हालांकि अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप इसको कर लेंगे 2-4 बार अगर इसको रिपीट कर लेते हैं तो। यह अरुणाचल प्रदेश का खेल है जिसमें जानवरों की नकल उतारी जाती है। यानी कि इसमें क्या करते हैं लोग? जानवरों का नकल उतारते हैं। जैसे जो डॉगीज हैं वो कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, या शेर वो किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ होती है, या आवाज़ ही किस तरह का निकालते हैं। इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं ये कहाँ पे प्रचलन में है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये वहाँ का जो है खेल है। नेक्स्ट है बच्चों जो है स्वांग मुंग। स्वांग मुंग क्या है? यह त्रिपुरा में स्थानीय स्तर पर खेली जाने वाली कुश्ती का एक प्रकार है। ये भी कुश्ती का एक प्रकार है, लेकिन कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। याद रखेंगे, स्वांग मुंग नाम है इसका। नेक्स्ट है पोथु पोटू मट साराम। पोथु पोटू मट साराम, ये कहाँ का है? केरल में होने वाली बैल दौड़ है। यानी कि बैल जो है यहाँ पे उसको दौड़ाया जाता है। कुछ खेल अभी भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपने देखा कई बार विरोध भी हुआ है, जो है हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक भी लगाया गया। लेकिन लोगों के बीच में इसका इतना ज़्यादा प्रचलन होता है कि एट लास्ट लोगों की डिमांड्स के आगे, उनकी जिद के आगे कोर्ट्स को भी झुकने पड़ते हैं। तो ऐसे भी खेल हैं जिसमें जानवरों को लड़ाया जाता है, जानवरों को दौड़ाया जाता है और इस तरह का जो खेल है आप देखते हैं दक्षिण में देखने को मिलता है। तो उसी में से एक खेल है जिसमें आप देखेंगे बैलों को दौड़ाया जाता है, केरल का है पोथु पोटुल मट साराम। नेक्स्ट है बच्चों धोप खेल। धोप खेल कहाँ का है? याद रखेंगे, धोप खेल ये असम का लोकप्रिय खेल है। असम का है धोप खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धोप खेल असम का है और इसके अलावा क्या है? वल्लम कली। वल्लम कली कहाँ का है? केरल। कली आया है वर्ड, यानी कि कथक कली या और जो भी कली वर्ड जुड़ जाए तो आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। यहाँ का एक प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। वल्लम कली नौका दौड़ जो है ये ओणम के दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। वल्लम कली जो नौका दौड़ है जो कि बहुत पतली और लंबी नाव होती है और इसको बहुत सारे लोग जो होते हैं इस एक नाव में सवार होते हैं और कई नावें जो हैं पानी में उतारी जाती हैं और उस नाव को जो भी आगे ले जाता है या जो उसमें तेज़ी से आगे निकलता है उसी को जो है इनाम मिलता है। और इसी को आप देखते हैं कि कई सारे मूवीज़ में दिखाया भी जाता है, जो कि बहुत फेमस है और लोगों के बीच इसकी बहुत चर्चाएं भी रहती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे बच्चों कि जो ओल्लम कली है ये कहाँ का है? ये केरल का है।
और ये कैसा है, ये सांप यानी कि बहुत पतली नुकीली आकृति की जो है नौका होती है सर्प के आकार की, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और ये नौके का कंपटीशन होता है जिसमें जो व्यक्ति नौके को आगे लेकर के जाता है वो जीत जाता है, उसको पुरस्कार मिलता है। तो ये चीज़ याद रखेंगी। आपका कहाँ का है, केरल का है, काफ़ी फेमस है, ये ओणम के दिन मनाया जाता है। गेल्ला छूट, गेल्ला छूट ये त्रिपुरा का प्रसिद्ध स्थानीय खेल है। गेल्ला छूट कहाँ का है, त्रिपुरा का प्रसिद्ध स्थानीय खेल है, याद रखेंगे गेल्ला छूट। और कंगस नावा, कंगस नावा ये मणिपुर का लोकप्रिय खेल है। कंगस नावा कहाँ का है, मणिपुर का लोक खेल है, काफ़ी जो है प्रचलित है। यहाँ थोड़ा सा नाम आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसको बार बार अगर देखेंगे तो एग्जाम में जब भी कूट में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको जरूर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ रिवीजन से ही होता है, बार बार प्रयास से ही होता है, प्रैक्टिस से ही होता है, अभ्यास से ही हम किसी चीज़ को अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार सकते हैं और एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो है नहीं बच्चों, बस 2-4 नाम ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ दे हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा जो है कोरिलेट करके कैसे भी करके याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वल्लम कली केरल से होगा, कथक कली भी केरल का है, ऐसे ही आप इनको भी कोरिलेट कर सकते हैं। एक और है इंसुक नावार, इंसुक नावार कहाँ का है, मिजोरम का है और ये सिर्फ पुरुषों द्वारा खेला जाने वाला खेल है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो है उसका ट्रेंड बदल रहा है, हमेशा नई नई चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो एग्जाम, क्वेश्चन हार्ड बनने लगे हैं, डीप स्तर के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उसके लिए आपको ऑलराउंडर होना होगा, यानी कि बहुत बढ़िया नॉलेज होना होगा हर सब्जेक्ट में। इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बहुत डिटेल में मिल रहा है, आप लोगों को पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में बनते हैं वो आप लोगों को दिया जाए, और वो हर सब्जेक्ट में आपको दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस मतलब सब कुछ देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी है, जहां आप एक किताब व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, वहाँ कई किताबों को पढ़ करके बेहतरीन कलेक्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, वो भी सिक्वेंस में हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेते हैं, बार बार रिविजन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में बढ़िया नंबर नहीं ला सकते हैं। तो हम लोगों का प्रयास आप लोगों के लिए जारी है। अब बारी आप लोगों की है कि आप कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं और कितना बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा, ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी बच्चों। हमारी तरफ से एफर्ट जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा और इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि कितना सही हुआ। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।